अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ अक्स पार्ट 13। अजीज़ा बेगम की बातें नीलम के दिल को बहुत बुरी लगी थी। दिल महसूस कर वापस आ गई और फिर इमाम दीन को अपनी बिपता सुनाने लगी। इमाम दीन का भी यही कहना था कि वो बड़े ही खुशनसीब होते हैं जिन्हें दिल वाले मालिक मिल जाए। नीलम बहुत उदास थी और इस वक्त अपने कमरे के सामने बैठी हुई दाल चुन रही थी कि अचानक उसे खुशबू का एक झोंका महसूस हुआ। निगाहें उठाकर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी हुई थी। इसे एकदम याद आ गया कि ये खूबसूरत लड़की इस फरखंदा बेगम के साथ आई थी और बाद में अजीज़ा बेगम ने इसके बारे में फरखंदा से खोज की थी और फिर नीलम से कहा था, नीलम ज़रा ख्याल रखा करो, आजकल कुछ पर पुर्जे निकाल रही है दुल्हन बेगम। दोस्तें आने लगी है अब घर पर, ज़रा ध्यान रखना। मोबाइल फ़ोन पर कुछ बातें होती होगी तो सुनकर मुझे बताना। अजीज़ा बेगम का तो काम ही यही था। अजीज़ा बेगम ने दुल्हन के साथ जो कुछ किया था इसकी राजदार सिर्फ नीलम ही थी। लड़की चूँकि उसकी जानिब आ रही थी, इसलिए नीलम ने जल्दी से दाल का बर्तन एक तरफ रखा और खड़ी हो गई। सलाम मेम साहब, उसने आदत के मुताबिक कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नीलम। मेहरबानी बेगम साहिबा, बड़ी मेहरबानी, नीलम ने नियाजमंदी से कहा। तुमसे कुछ बात करनी थी नीलम। हमसे बेगम साहिबा। हाँ हाँ, इसमें परेशानी की क्या बात है, आओ अंदर आओ। लड़की ने कुछ इस तरह कहा कि नीलम फ़ौरन तैयार हो गई। लड़की इसे लेकर कमरे में चली गई थी। फिर उसने कहा, नीलम तुम्हें हैरानी तो होगी कि मैं सीधी तुम्हारे पास कैसे आ गई। जी बेगम साहिबा, हैरानी तो है, पर आप हमें बताओ, हमारे लिए खिदमत हो तो हम ताबेदार हैं आपके। मुझे पहचान गई तुम। हाँ बेगम साहिबा जी, उस दिन आप फरखंदा बेगम के साथ आई थी ना। चलो ठीक है, ज़रा दरवाज़ा तो बंद करो। जी बेगम साहिबा। नीलम ने हैरानी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया। देखो नीलम, ये दुनिया इतनी बुरी हो गई है कि अब अगर किसी को किसी के साथ खुलूस से पेश भी आए तो दूसरे को यकीन नहीं आता। जी बेगम साहिबा, नीलम ने कहा। मुझे बिल्कुल इत्तेफाकिया तौर पर पता चला कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। नीलम, दुनिया में हर शख्स किसी न किसी मुश्किल का शिकार है। अब अगर कोई इतने अरसे से किसी की खिदमत कर रहा हो और अगर उससे कुछ पैसे मांग ले तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। तुम्हारे घर की छत गिर गई है और तुम्हें इसे ठीक कराने के लिए 10,000 रुपये की ज़रूरत है ना। यही बात। और मैंने ये भी देख लिया कि अजीज़ा बेगम ने तुम्हें टिक्का सा जवाब दे दिया। नीलम का सर झुक गया, उसकी आंखों में आंसू डबडबा आए थे। उसने आहिस्ता से कहा, बड़े लोग छोटे लोगों के साथ यही सलूक करते हैं बेगम साहिबा। छोड़ो इन बातों को, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लो 10 के बजाय मैं तुम्हें 15,000 रुपये दे रही हूँ। ये रख लो, अपने माँ बाप को पहुँचाओ और घर का काम कराओ। ये पैसे मैं तुमसे कभी वापस नहीं मांगूंगी, क्या समझी। नीलम ने लड़की के हाथ में नोट देखे और इसका मुंह खुला का खुला रह गया। बेगम साहिबा, आप हमें क्यों दे रही हैं पैसे। मैंने कहा ना, इस वक्त दुनिया बड़ी खुदगर्जी से चल रही है। मुझे तुमसे एक काम है जो तुम ही कर सकती हो। बेगम साहिबा, ये हम लो, पैसे रख लो। मेरा काम कर सकती हो तो कर देना, और नहीं कर सकती तो इन पैसों को अपनी एक दोस्त का तोहफा समझ लेना। दोस्त? हाँ भाई, मैं। आप हमारी दोस्त बन सकती है बेगम साहिबा, आप तो बड़ी आदमी हो। देखो, इंसान बस इंसान होता है, बड़ा छोटा नहीं होता। कम से कम मैं तो ऐसा ही समझती हूँ। मैंने तुमसे साफ कह दिया है कि मेरा काम अगर तुम कर सकोगी तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। इन पैसों से इस काम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अगर तुम कर दो तो तुम्हें जब भी कुछ और ज़रूरत हो तो तुम मुझे हमेशा याद कर सकती हो। बेगम साहिबा, हमारा दिल चाहता है कि आप बस आपके पाँव पकड़ ले। इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये बात तुम जानती हो नीलम कि अजीज़ा बेगम मेरी दोस्त फरखंदा के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। हालांकि फरखंदा ने मुझे बताया था कि शुरू में ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। तुमने इस दिन मुझे फरखंदा के साथ ही देखा था ना। जी बेगम साहिबा, तो मैं तुमसे ये कह रही थी कि इस वक्त फरखंदा को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी और इसका शौहर मकबूल इससे बड़ी अच्छी तरह रखता था। इसकी हर बात मानता था। जी बेगम साहिबा, लव मैरिज थी उनकी मकबूल साहब से।
फरखंदा से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर आपको पता है कि ये सासें बेटे और बहू को खुश कहाँ देख सकती है। तावीज़ गंडे कराए, बेगम साहब ने मकबूल साहब का दिमाग फेर दिया। ऐसा ही होता है बेगम साहिबा, अपनी अकल से कोई नहीं सोचता, और फिर जब बाबर शाह जैसे आदमी तावीज़ करे तो फिर समझ लो कि सारा काम ही खराब हो जाता है। तुम्हें खासी तफसीलात का पता है नीलम? जी बेगम साहिबा, बड़ी बेगम वैसे तो हमें बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाती रहती है कि नीलम तू मेरी राजदार है, तू मेरी दोस्त है, मगर बेगम साहिबा लेन देन का जो हाल है वो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। वही मैं तुझसे कह रही हूँ नीलम, फरखंदा बेगम का ये हश्र कैसे हुआ? तावीज़ों से बेगम साहिबा, अब भी पड़ा हुआ है, अलमारी में पानी रखा हुआ है पढ़ा हुआ, और हम ही वो बदनसीब है जिसके ज़रिए बेगम साहब मकबूल साहब का दिल ख़राब करती है। क्या मतलब? बाबर शाह ने पानी पढ़कर दिया, जब से ये पानी मकबूल साहब को पिलाया है बस इनका दिमाग फिर गया है, और अब आप ये समझ ले कि 4 चोट की मार देते हैं फरखंदा बेगम को। पानी तू पिलाती है। माफ़ी चाहते हैं बेगम साहिबा, फरखंदा आपकी दोस्त है, पर हम भी मजबूर हैं। मना करें या किसी को बताए तो गर्दन कटवा दी जाएगी हमारी। बड़े लोगों के लिए ऐसे काम मुश्किल नहीं होते। पानी कहाँ रखा है? अलमारी में। रोज़ाना पिलाती हो? नहीं जी, एक दिन छोड़ के। अब कितना पानी बाकी रह गया है इसमें? अभी तो आधी बोतल से ज़्यादा है बेगम साहिबा। नीलम, मेरा यही काम है तुझसे। क्या बेगम साहिबा? नीलम ने कहा, वो पानी अब तुझे मकबूल अहमद को नहीं बल्कि एहसान अहमद को पिलाना है। बड़े साहब को? हाँ, मगर देखो नीलम, मैंने तुझको 15,000 रुपये इसी काम के दिए हैं, लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ कि अगर तू ये काम नहीं कर सकती तो मैं चली जाऊँगी, मगर ये पैसे तुझसे वापस नहीं मांगूंगी। नीलम सोच में डूब गई, फिर बोली, कर देंगे बेगम साहिबा, ये कौन सा मुश्किल काम है। पानी हम रात को दूध में डालकर मकबूल साहब को देते हैं। बड़े साहब भी दूध पीते हैं, ये मकबूल साहब की बजाय हम बड़े साहब को दूध में डालकर दे दिया करेंगे। कब से ये काम कर रही हो? आज से ही बेगम साहिबा। रोज़ाना साहब को, बेगम साहब को और मकबूल साहब को दूध हम ही देते हैं। बेगम साहब तो खैर दूध पीती नहीं है, चाय पीती है, मगर बड़े साहब दूध पीते हैं और रोज़ाना 1 गिलास। ये काम तू आज से शुरू कर देगी नीलम? बेगम साहिबा, वादा करते हैं आपसे, आज से ही ये काम शुरू कर देते हैं। अरे आपने हमारी इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है, हम आपका इतना सा काम भी नहीं करेंगे? और राजदारी शर्त होती है नीलम, मैं तुझसे मिलती रहूँगी। अब मकबूल को ये पानी ना देना तू। ठीक है बेगम साहिबा, हमारा आपसे वादा है, ऐसा ही करेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बेगम साहिबा, अगर हमसे कोई पूछे कि आप हमारे पास क्यों आई थी, मुझे किसी ने नहीं देखा और मैं वैसे ही छुप कर जाऊँगी, तो बिल्कुल फ़िक्र मत कर, किसी को मेरे बारे में पता ही नहीं चलेगा। लड़की ने कहा, बड़ी मेहरबानी बेगम साहिबा, आपने हमें नई ज़िंदगी दे दी है। वो तो हमें कभी पैसे ना देती और हम मारे मारे फिरते। अब तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं है हमारे पास जो हम बेच देते। मैंने कहा ना, मैं तेरी मदद करती रहूँगी, तुझसे तेरे क्वार्टर में मिलूँगी मैं। मुझे बताना कि मेरा काम हुआ या नहीं। बेगम साहिबा, हम ये काम कर देंगे, आपको क्वार्टर में कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका वादा मैं तुझसे करती हूँ कि मुझे कोई नहीं देखेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर खूबसूरत लड़की कमरे से बाहर निकल आई। थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर उसने जल्दी से वो नोट अपने लिबास में छुपाए और तेज़ी से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसने दूर दूर तक देखा, दरवाजे तक आई, लेकिन खूबसूरत लड़की का कहीं पता नहीं था। उसने वापस आकर दाल उठाई और उसे चुनने लगी, लेकिन इसे हैरत हो रही थी कि लड़की किस तरह गायब हो गई। और फिर ये पैसे। उसने एक बार फिर यकीन किया कि वाकई इसके पास पैसे मौजूद है या सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन करारे नोट इसके लिबास में कड़कड़ा रहे थे। आमिर फितरतन शरीफुल नफ्स इंसान, खुददार और अपने लवाहकीन के लिए मुखलिस इंसान। माजी में दानिश से इसकी दोस्ती रही थी, इस वक्त भी दानिश एक खुदगर्ज इंसान साबित हुआ था। कभी किसी मरहले पर इसने इसके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया था जिससे आमिर की किसी तरह मदद होती।
बस एक रवादारी वाली बात थी। फिर दानिश मुल्क से बाहर चला गया। आमिर ने इसी दोस्ती के नाते इसे कई खत लिखे, लेकिन कभी किसी खत का जवाब नहीं मिला। इससे दानिश की खुदगर्ज फितरत का इजहार होता था। आमिर खामोश हो गया। फिर दानिश वापस आया और कुछ वक्त के बाद उसने आमिर से राब्ता कायम किया तो आमिर मुखलिसाना तौर पर इससे रुजू हो गया। इसके बाद दानिश ने अपनी मुश्किलात आमिर के सामने पेश की और आमिर मकदूर भरा उसे मशवरे देने लगा। लेकिन अब भी दानिश ने कभी इससे इसकी तकलीफ़ या परेशानी के बारे में नहीं पूछा था, जबकि आमिर अपने छोटे मोटे मसाइल के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। इसकी खुददारी ने कभी दानिश से फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। वो अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। हर चीज़ मामूल पर थी। किसी काम से इसने जेब में हाथ डाला तो किसी कागज़ की खड़खड़ाहट महसूस हुई। ये कैसा कागज़ है, इसे याद नहीं आया। चुनांचा उसने कागज़ निकाल लिया। नफीस किस्म की खूबसूरत कागज़ पर एक तहरीर लिखी हुई थी। आमिर इसे पढ़ने लगा। लिखा था, आमिर साहब, आप मुझे जानते हैं और मैं भी आपको जानती हूँ। मेरा नाम तज़ीन है। आपके दोस्त दानिश की बीवी हूँ मैं। मेरी आपसे कभी कोई लड़ाई नहीं रही, ना ही कोई ऐसा इख्तिलाफ जिसकी बिना पर आपको मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुंची हो। लेकिन आप अपनी दोस्ती में मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं और दानिश को उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हैं। आमिर साहब, ये मुनासिब नहीं है कि मुझे इस बात पर एतराज़ है। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि आप दानिश को भटकाने का अमल छोड़ दीजिए, वरना बहालत मजबूरी मुझे आपके खिलाफ कोई कदम उठाना पड़ेगा। ख्याल रखिएगा इस बात का और इस बात को मजाक ना तस्वुर कीजिएगा। आमिर ये तहरीर पढ़कर हैरान हो गया। तज़ीन को इसके बारे में सारी मालूमात हासिल हो गई थी। लाजमी बात है कि दानिश ने ही इसे बताया होगा, हालांकि दानिश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल वो काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा। फिर उसने फ़ैसला किया कि दानिश से मुलाकात करके इस बारे में बात की जाए। तज़ीन की इस तहरीर से इसे दुख पहुंचा था। इसका बराह रास्त तज़ीन से कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। उसने तो इसे आज तक देखा भी नहीं था। हालांकि दानिश इसका दोस्त था, लेकिन इसके अपने ही मामला ठीक नहीं थे। बहुत देर तक उलझन का शिकार रहने के बाद आखिर इसने फ़ैसला किया कि दानिश से इस मौजू पर बात करे और पूछे कि अब इसे क्या करना चाहिए। दानिश से इसके कई दिन से मुलाकात भी नहीं हुई थी। जब वो अपने कामों में फ़ारिग हो गया तो उसने सोचा कि दानिश से इसके फ्लैट पर जाकर मिले। दफ्तर में बैठे बैठे इसने जेब से वो कागज़ निकाला। वो दोबारा इस तहरीर को पढ़ना चाहता था, लेकिन कागज़ खोलकर वो हैरान रह गया, क्योंकि कागज़ बिल्कुल सादा था और इस पर कोई तहरीर नहीं थी। आमिर आंखें फाड़ फाड़ कर इस कागज़ को देखता रहा। ये क्या हुआ? उसने पूरे होशो हवास के आलम में ये तहरीर पढ़ी थी। इसे तहरीर पर भी हैरत हुई थी और इस बात पर भी कि ये कागज़ इसकी जेब में कहाँ से पहुँचा। खूब गौर करने पर भी कोई अंदाज़ा नहीं हो सका था कि कागज़ कहाँ से आया। बहुत देर तक सोचता रहा। तहरीर की गुमशुदगी कोई अनोखी बात नहीं थी। वो इस तरह की रोशनाइयों के बारे में जानता था जो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद मिट जाती है। हो सकता है ये तहरीर ऐसी ही किसी रोशनाई से लिखी गई हो, लेकिन तज़ीन की तरफ से ये वार्निंग और इसके अल्फाज आमिर के लिए बड़े हैरान कुन थे। दानिश को इस बारे में बताना ज़रूरी था। ऑफिस से छुट्टी का वक्त हो चुका था। इसने मोबाइल फ़ोन पर दानिश से रब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नंबर मिलाने पर यही जवाब मिला कि आपके मतलूबा नंबर से फ़ोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। बराए करम थोड़ी देर के बाद रब्ता कीजिए। ये भी हैरान कुन बात थी, लेकिन हो सकता है दानिश फ़ोन रखकर कहीं चला गया हो और इस वक्त कहाँ है, वो क्या कर रहा है, इस बारे में इसे कुछ नहीं मालूम। उसने फ़ैसला किया कि दानिश को इसके फ्लैट पर देख लिया जाए और अगर वो ना मिले तो फिर इसके लिए पैगाम छोड़ जाए कि वो जहाँ भी है इससे रब्ता करे। ये सोचने के बाद वो अपने ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल आया और अपनी मोटर बाइक पर बैठकर दानिश के फ्लैट की जानिब चढ़ पड़ा। थोड़ी देर के बाद वो इस इमारत में दाखिल हो गया। दानिश के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर उसने डोरबेल के बटन पर उंगली रख दी और डोरबेल बजाई। फिर दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो दरवाज़ा खुल गया और अंदर से आवाज़ आई, कौन है, आ जाओ। आवाज़ दानिश की ही थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। दरवाज़ा
दरवाज़ा उसने अंदर से बंद किया। फिर पता नहीं दानिश को किसका इंतज़ार था जो इसकी रवारवी में आने को अंदर बुला लिया। बहरहाल चंद कदम आगे बढ़ने के बाद उसने आवाज़ दी, दानिश कहाँ हो भाई, कौन से कमरे में हो यार, मैं आमिर हूँ। दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया तो आमिर को फिर हैरत हुई। उसने दूसरी बार आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जबकि इसे दानिश की साफ आवाज़ सुनाई दी थी जिसने कहा था कि आ जाओ। शायद वो वॉशरूम में हो। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया और फिर सोफे पर बैठ गया। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब 10 मिनट से ज़्यादा गुजर गए तो वो हैरान होकर उठ खड़ा हुआ। कहीं से कोई आहट, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। फिर उसने ज़ोर से आवाज़ दी, यार दानिश कहाँ हो, कम से कम जवाब तो दे दो, कहाँ हो और क्या कर रहे हो। लेकिन फिर कोई जवाब नहीं मिला तो वो ड्राइंग रूम से निकलकर एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरा भाई भाई कर रहा था। दूसरा और तीसरा कमरा भी खाली था। मलहका बाथरूम में भी कोई आहट नहीं थी। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर देखा लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। न जाने क्यों आमिर की रीढ़ की हड्डी में एक सरसराहट सी होने लगी। ये क्या असरार है। इसने इधर उधर देखा तो एक जगह उसे अजीब सा मंजर नज़र आया। दानिश के इस फ्लैट की डेकोरेशन शानदार थी और यहाँ इंतहाई कीमती चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन उसने देखा कि तमाम कीमती चीज़ें एक बड़े से कपड़े में बंधी हुई रखी है। आमिर बदहवास हो गया। यहाँ दानिश नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी। इस पर वहशत सवार होने लगी। किसी पुरस्रार अमल का एहसास इसके दिल में जाग उठा। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ चला और अचानक ही इसे एहसास हुआ कि दरवाजे के बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये कई इंसानों की आवाज़ें थीं। फिर दरवाज़ा बजाया जा रहा था। आमिर ने वहशतज़दा अंदाज में दरवाज़ा खोल दिया। बाहर 10-12 बंदे खड़े हुए थे। पकड़ो पकड़ो, पकड़ लो पकड़ लो, जाने ना पाए, भागने ना पाए, खान साहब इधर। लोग चीखने चिल्लाने लगे और चौकीदार किस्म के एक आदमी ने, जिसके हाथ में डंडा दबा था, आमिर पर हमला कर दिया। उसने आमिर को दबोच लिया। वो काफ़ी ताकतवर था। इसने आमिर के बगलों में हाथ डालकर इसकी गर्दन पर हाथ जमा दिए थे। आप लोग मेरा मदद करो साहब, हमने चोर रंगे हाथों पकड़ लिया है। क्या बदतमीज़ी है, क्या हो रहा है। आमिर गुस्से से दहाड़ा, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर इसके दोनों हाथ पीछे बांध दिए गए थे। कुछ लोगों ने इसके 2-4 हाथ भी रसीद कर दिए थे। मैं कहता हूँ क्या बदतमीज़ी है ये, आप लोग क्या समझ रहे हैं मुझे? हम आपको महाराजा समझ रहे हैं। क्या करने आए थे यहाँ? एक शख्स ने तंज़िया अंदाज में कहा। फिर बोला, अकबर खान, कस कर बांधना इसे, इसके हाथ ना खुलने पाए। ज़रा इसकी जेबों की तलाशी तो लो, कोई हथियार तो ना हो। चूँकि आमिर के दोनों हाथ बंधे हुए थे वो कुछ नहीं कर सकता था। खोचा, मैं अभी देखता हूँ खान साहब ने कहा, और इसके बाद वो आमिर की जेबों में हाथ डालकर तलाशी लेने लगा। क्या बदतमीज़ी कर रहे हो तुम लोग? यहाँ मेरा दोस्त दानिश रहता है, मैं इसका दोस्त हूँ। ठीक है, ज़रा अंदर चलकर तो देखो, क्या दानिश साहब अंदर मौजूद है? एक पढ़े लिखे आदमी ने कहा, लेकिन इसका लहजा भी तंज से भरपूर था। आमिर को एक तरफ खड़ा किया गया। कई अफराद इसकी निगरानी कर रहे थे और इस तरह चौकस थे जैसे उन्हें खदशा हो कि आमिर बाहर छलांग लगा देगा। अंदर दाखिल होकर उन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। फिर वो लोग तलाशी लेने लगे और इस कमरे में पहुंचकर, जहां आमिर ने खुद सामान का गठरा बंधा हुआ देखा था, इसे देखकर इनमें से कई शख्स चीखे, लीजिए, आ जाइए इधर, अकबर खान इधर आ जाइए, ज़रा देखिए तमाशा। आमिर के रोंगटे खड़े हो गए थे। सामान जिस तरह बंधा हुआ रखा था वो खुद आमिर के लिए हैरान कुन बात थी। लेकिन इसने इस वक्त सोचा था कि सामान इस तरह बंधा हुआ क्यों रखा है। वो तमाम लोग आमिर को घूरने लगे। तो तुम दानिश साहब के दोस्त हो और ये क्या है? खाली फ्लैट में घुसकर सामान बांध रहे थे? आप लोग यकीन करें, हम यकीन कर लेंगे, बल्कि पुलिस हमसे पहले ही यकीन कर लेगी, आने वाली है। आप ज़रा शराफत से बैठ जाइए, वरना इसके बाद जो कुछ होगा इसकी जिम्मेदारी आप पर ही होगी। यकीनन वो लोग दानिश को, इस फ्लैट के आसपास के लोग थे
आमिर शदीद परेशानी का शिकार हो गया। बहुत ही पुरस्कार हालात थे। कागज़ जिस पर एक तहरीर लिखी हुई थी वो गायब हो गई थी। फिर फ्लैट के अंदर से उभरने वाली दानिश की आवाज़। आमिर को अपने कानों पर यकीन था, अंदर से दानिश ही की आवाज़ उभरी थी कि आ जाओ, और वो अंदर दाखिल हुआ था और पूरे फ्लैट की इसने खुद तलाशी ली थी, लेकिन दानिश नज़र नहीं आया था। दानिश इस तरह का मजाक नहीं कर सकता था कि यहाँ छुप गया हो, और अगर छुप गया होता तो अब तक तो सामने आ गया होता। बहरहाल इसे बाद में पता चला कि चौकीदार अकबर खान से किसी ने फ़ोन पर कहा था कि फ़ला फ्लैट में चोर घुसा है, जाकर देखिए। चौकीदार कुछ लोगों को जमा करके फ्लैट पर ले आया और उसने रंगे हाथों चोर को पकड़ लिया था। आमिर ने लाख कहा कि ये फ्लैट मेरे दोस्त का है, इससे राब्ता कायम करके इसके बारे में तस्दीक कर ली जाए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद पुलिस आ गई थी। आमिर ने अपनी बाइक की निशानदही भी की थी। पुलिस ने आमिर को गाड़ी में बिठाया। चंद पड़ोसियों ने पुलिस के सामने गवाही दी कि उन्होंने चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। उसने यह कीमती सामान बांध लिया था और बस निकलने ही वाला था कि चौकीदार अकबर खान ने छापा मार दिया। एक एएसआई आमिर को मोबाइल में बिठाकर थाने ले गया और इसके बाद इसे इंचार्ज के सामने पेश कर दिया गया। जनाब, मैं शरीफ आदमी हूँ, आप यकीन कर लें, बजाय इसके कि आप किसी गलतफहमी का शिकार हों। दानिश साहब से राब्ता कायम कर लीजिए, वो शहर के एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ और दौलतमंद शख्स है, मिर्ज़ा इख्तियार बेग के बेटे। मैंने आज पूरे दिन अपने ऑफिस में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। आप वहाँ से भी मालूम कर लीजिए। छुट्टी होने पर मैं वहाँ से निकला हूँ। तो ये आपका पार्ट टाइम जॉब है? मेरा मतलब है घरों में घुसकर इस तरह हाथ की सफाई करना, एसएचओ ने कहा। मैंने अर्ज़ किया ना, आप मेरे कैरेक्टर के बारे में भी मालूमात हासिल कर लीजिए और बाकी जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है इसकी तफसील भी मालूम कर लें। देखिए जनाब, आपके सामने ही फ्लैट के आसपास रहने वालों ने इस बात की तस्दीक की है कि आप तन्हा फ्लैट में घुसे थे। बंधा हुआ सामान हमने अपनी तहवील में ले लिया है। दानिश साहब से भी तस्दीक की जाएगी। अगर ये सब कुछ आपके बयान के मुताबिक हुआ तो हम आपको यहाँ से जाने देंगे, लेकिन जब तक दानिश से राब्ता नहीं हो जाता आपको लॉकअप में रहना पड़ेगा। देखिए, मेरा पूरा कैरियर तबाह हो जाएगा। मैं शरीफ आदमी हूँ, आप जैसे शरीफ लोग तो हमें जगह जगह नज़र आते हैं, एसएचओ ने जवाब दिया और आमिर को लॉकअप में बंद कर दिया। आमिर बुरी तरह नर्वस हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हुआ है। सारा खेल बिगड़ गया है। घर वालों का क्या हाल होगा? वो लॉकअप में तन्हा था। परेशानी के आलम में एक जगह बैठकर उसने सोचा कि ये वक्त भी देखना था, और वो भी दानिश जैसे खुदगर्ज इंसान के लिए। वो अभी ये बात सोच रहा था कि अचानक उसे अपने लिबास में किसी खड़खड़ाहट का एहसास हुआ। ऐसा लगा था जैसे कोई अजनबी हाथ उसकी जेब की जानिब बड़ा हो और उसने इसमें कुछ रख दिया हो। उसने फ़ौरन अपनी जेब पर हाथ मारा तो इसे किसी कागज़ की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो सादा कागज़ जो इसकी जेब में था, जिसे तलाशी के दौरान निकाल लिया गया था, लेकिन वैसा ही एक और कागज़ इसे अपनी जेब में मिला। उसने जल्दी से कागज़ निकालकर खोला। इस पर एक छोटी सी तहरीर थी। ये एक छोटा सा नमूना है। अब आप दानिश को सारी तफसील बताने आए थे ना, बजाय इसके कि आप आइंदा के लिए मोहतात हो जाते। दोस्ती निभाने के लिए तशरीफ़ ले आए थे, तो अब निभाइए दोस्ती। तज़ईन। आमिर की आंखें फटी की फटी रह गई। मज़ीद इस वक्त वो दंग रह गया जब उसने एक एक करके कागज़ से ये अल्फाज गायब होते हुए देखे और चंद लम्हात के बाद कागज़ सादा रह गया। दूसरी तरफ नीलम इस हसीन लड़की की बड़ी एहसानमंद थी जिसने बुरे वक्त में इसका साथ दिया था, जबकि इसने अजीज़ा बेगम के सारे काम बड़ी राजदारी से किए थे और एक वफादार नौकरानी होने का सबूत दिया था। लेकिन अजीज़ा बेगम ने इसे 10,000 रुपये देने से मना कर दिया था, जबकि इस खूबसूरत लड़की ने इसे 10 के बजाय 15,000 रुपये दिए थे और नीलम ने वो पैसे अपने माँ बाप को दे दिए थे ताकि वो अपने घर का काम करा ले। उसने निहायत खुलूस से अपना काम शुरू कर दिया था, जिसके एवज़ इससे ये रकम मिली थी। चुनांचा आज तीसरा दिन था और वो 3 दिन से बड़ी कायदगी के साथ एहसान अहमद को रात के दूध में वो पानी पिला रही थी, जबकि मकबूल अहमद को अब वो पानी नहीं पिलाती थी। और फिर चौथे दिन की सुबह नतीजा बरामद हो गया।
एहसान अहमद साहब अजीज़ा बेगम के साथ नाश्ते की मेज़ पर पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद मकबूल भी आ गया। इससे पहले फरखंदा को बड़ी चाहत के साथ नाश्ते की मेज़ पर बुला लिया जाता था, बल्कि वो खुद आ जाती थी, लेकिन अब मकबूल भी इस पर तवज्जो नहीं देता था और ये तीनों ही नाश्ता करते थे। फरखंदा अपने कमरे में ही नाश्ता कर लिया करती थी। बहरहाल एहसान अहमद नाश्ता कर रहे थे। चाय अजीज़ा बेगम ने केतली से कप में डालकर एहसान अहमद को पेश की और उन्होंने इसका पहला घूंट लिया। इसके बाद एहसान अहमद ने बड़े ज़ोर से चाय की प्याली प्लेट में रखी। ये आपने इसमें शक्कर डाली है या शीरा बना दिया है? खैरियत, वही 1.5 चम्मच शक्कर डाली है। दिमाग ख़राब हो गया है आपका? ज़रा एक घूंट पी कर देखिए, एहसान ने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा और चाय की प्याली इस तरह अजीज़ा बेगम की तरफ सरकाई कि चाय सासर और मेज़ पर से छलक गई और छींटे अजीज़ा बेगम पर भी पड़ गए। एहसान गर्म चाय पीने के आदी थे। इस वक्त भी प्याली खूब गर्म थी। अजीज़ा बेगम के मुंह से सी की आवाज़ निकल गई और वो चाय की प्याली की तरफ हाथ बढ़ाने की बजाय सामने रखे हुए टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर अपनी कलाई पर पड़ जाने वाले छींटे साफ करने लगी। ये सुबह ही सुबह आपके दिमाग को गर्मी चढ़ गई है क्या? शौहर के साथ वो यही रवैया रखती थी और एहसान इनकी बातों को खुशी से बर्दाश्त कर लिया करते थे, लेकिन आज न जाने क्या हुआ। वो कुर्सी खसकाकर पीछे हट गए। जी हाँ, गर्मी चढ़ गई है मुझे, क्या समझी आप? उन्होंने चाय की प्याली उठाई और सारी चाय अजीज़ा बेगम के ऊपर फेंक दी। खौलती हुई चाय ने अजीज़ा बेगम को अच्छी तरह झुलसा दिया था और वो चीखें मारने लगी। एहसान अहमद अपनी जगह से उठ गए। अपनी किसी हिमाकत को तस्लीम नहीं करती आप? ऊपर से बदजुबानी की हद हो गई। मार दिया मुझे, अरे मार दिया तुमने मुझे, अरे दिमाग पलट गया है तुम्हारा क्या? हाय हाय, मैं मर गई। अजीज़ा बेगम कुर्सी से उठ खड़ी हो गई। एहसान अहमद भी उठकर बाहर निकल गए। देखा तूने मकबूल, आज असलियत दिखा गए। अरे कुछ करो कोई, मैं झुलस गई हूँ। रज़िया, मेरा और फरखंदा का नाश्ता हमारे कमरे में पहुँचा दो। फरखंदा को अभी नाश्ता तो नहीं दिया? मकबूल ने कहा छोटे मियाँ साहब, आप लोग पहले नाश्ता करते हैं, मैं बाद में उनके पास जाती हूँ। नाश्ता ले आओ, मकबूल अहमद ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अजीज़ा बेगम मुंह फाड़ कर रह गई थी। इनका सर घूम गया। एक तो बदन में जलन थी, दूसरे मकबूल अहमद के तर्ज़े अमल ने मज़ीद झुलसा दिया। मकबूल अहमद तो जान छिड़कता था इन पर, इनके हर इशारे पर सर झुका देता था। उसने ज़रा भी ख्याल नहीं किया कि बल्कि फरखंदा के साथ नाश्ता करने की बात करके चला गया। उन्होंने कराते हुए कहा, क्या हो गया इन दोनों बाप बेटों को? अरे क्या हो गया, सब मर गए क्या? रज़िया, नीलम कहाँ है? इसे भेजो। हाय, मेरे ज़ख्म जल रहे हैं, भट्टी बनी हुई हूँ मैं। मार दिया तुमने मुझे एहसान अहमद, इस तरह तोते की तरह आग बदलोगे, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हाय, मैं मर गई। रज़िया, क्या कर रही है तू? बेगम साहब, नाश्ता पहुंचाने जा रही हूँ फरखंदा बेगम के कमरे में। अरे भाड़ में झोंक नाश्ता, पहले मेरे लिए कुछ तो कर तू। अरे नीलम, तू कहाँ मर गई? नीलम को तो बुला दे। नीलम मरी नहीं थी, बल्कि बाहर मौजूद थी। उसे एहसान अहमद के रद्द अमल का इंतज़ार था और उसने उस वक्त सब कुछ चोरी छुपे अपनी आंखों से देख लिया था। इसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बाबर शाह के पड़े हुए पानी ने जहां मकबूल अहमद को बीवी का दुश्मन बनाया था, वही आज एहसान अहमद अपनी बेगम के खिलाफ हो गए थे। ये मामूली बात नहीं थी। बहरहाल वो मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। हाय नीलम, अरे चल मेरे कमरे में चल, कोई दवा लगा दे, मेरे ऊपर चाय गिर पड़ी है। हाय बेगम साहिबा, कैसे गिरी? नीलम ने कहा। कमबख्त, कुछ करेगी या ऐसे ही बकबक करती रहेगी? टूथपेस्ट लगाते हैं बेगम साहिबा जले पर। मैं टूथपेस्ट लेकर आती हूँ, नीलम ने कहा और दरवाजे से बाहर निकल गई। तुझे तो मैं देख लूँगी। ज़रा रज़िया, जा मर, नाश्ता दे उन लोगों को, अजीज़ा बेगम ने कहा और कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। नीलम टूथपेस्ट लेकर इनके कमरे में आ गई और इनके बदन के जले हुए हिस्सों पर टूथपेस्ट लगाने लगी। इसके पेट पर बुरी तरह दर्द हो रहा था और ये सब कुछ किसी को बताने के लिए बेचैन हो रही थी। अब किसी को क्या बताती सिवाय फरखंदा के? न जाने किस तरह उसने इंतज़ार किया। अजीज़ा बेगम को बिस्तर पर लेटकर हाय हाय करने लगी थी। उसने इससे ज़्यादा और वो कर भी क्या सकती थी?
एहसान अहमद तैयार होकर अपने ऑफिस चले गए। मकबूल ने नाश्ता फरखंदा के साथ किया और फिर वो भी बाप के साथ साथ ऑफिस चल पड़ा। नीलम ने तीमारदारी का काम रज़िया को सौंपा और बाहर निकल गई। फिर उसके बाद इसने फरखंदा को तलाश कर लिया। छोटी बेगम साहिबा, चंपा की क्यारी कुत्तों ने खो दी है। आप ज़रा देख लीजिए, माली को हिदायत कर दीजिए कि वो ठीक कर दे। अरे अरे, कुत्ते कहाँ से घुस आए? मैंने बताया था बेगम साहब को कि पड़ोसी के दोनों कुत्ते दीवार फलांग अंदर आ जाते हैं, ज़रा उन्हें समझा दीजिएगा। चलो चलो देखूँ तो सही, अजीज़ा बेगम तो मुझे जान से मार देगी। उन्हें तो बस कोई बहाना चाहिए होता है, फरखंदा ने होल कर कहा और नीलम के साथ बाहर लॉन पर निकल आई। नीलम इधर उधर देखती जा रही थी। आसपास कोई मौजूद नहीं था। चंपा के दरख्तों के पास पहुंचकर नीलम ने कहा, माफ़ी चाहती हूँ बेगम साहिबा, कुत्तों ने ज़मीन नहीं खोदी, मैं आपको कोठी से निकाल कर बाहर लाना चाहती थी। क्यों, खैरियत? वो जी, कुछ बताना था आपको। क्या बात है नीलम? कोई ख़ास बात हुई है क्या? आज कुछ अनोखी बात हो रही है, पता है तुझे? मकबूल ने नाश्ता मेरे साथ किया है। अजीब शर्मिंदा से नज़र आ रहे थे, आंखें झुकी हुई थी। बड़े प्यार से मुझे मेरी पसंद की चीज़ें खाने के लिए प्लेटें भरते जा रहे थे। मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा था। मुबारक हो छोटी बेगम साहिबा, इसका मतलब है कि दोहरा काम हुआ है, नीलम ने कहा। फरखंदा हैरत भरी निगाहों से नीलम को देखने लगी। क्या हुआ? क्या कह रही है तू? नीलम ने एक मर्तबा फिर मोर की तरह गर्दन उठाकर दूर दूर तक देखा। आसपास कोई नहीं था। तब वो बोली, ये काम आपकी नीलम ने सरंजाम दिया है। कौन सा काम? आपको असल बात अभी तक नहीं पता चली? नहीं, क्या हुआ? असल बात क्या है? अरे, आपको ये पता है कि बड़ी बेगम साहिबा कमरे में लेटी हुई हाय हाय कर रही है। इनके पेट, सीने और कलाइयों पर मैंने टूथपेस्ट लगाया है। क्यों, खैरियत? चाय की प्याली फेंकी थी बड़े साहब ने उनके ऊपर। क्या? तू और तू तो और क्या, चाय में शायद चीनी ज़्यादा हो गई थी और ये चीनी बड़ी बेगम साहिबा ने मिलाई थी। साहब ने एहतजाज किया और कहने लगे कि चाय को शीरा क्यों बना दिया है। तो बड़ी बेगम साहिबा ने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी और साहब ने गरम गरम चाय उनके ऊपर फेंक मारी। वो तो शुक्र है चाय मुंह पर नहीं पड़ी, बल्कि पेट और सीने पर गिरी थी। बड़े साहब ने चाय फेंक दी उनके ऊपर। इनकी हिम्मत! ये कैसे हो गया? मैंने कहा, ये आपकी नीलम का कारनामा है। क्या बकबक कर रही है? साफ साफ बताती हूँ बेगम साहिबा। वो जो आपकी दोस्त आई थी ना, एक दिन जब आप उनकी कार में बैठकर आई थी। हाँ, तो फिर वो आई थी दोबारा यहाँ पर। यहाँ कब? 3-4 दिन पहले यहाँ आई थी हमारे घर में। हाँ, यहीं पर? हाँ हाँ, यहीं पर। फिर क्या वो बड़ी बेगम साहिबा से मिली थी? नहीं, बस मुझे मिली थी। मेरे ही क्वार्टर की तरफ आई थी। क्या बके जा रही है नीलम? तेरी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे सदके जाऊं मैं उन बाबर शाह जी की सही मायनों में पहुंचे हुए बुजुर्ग है। गजब की तावीज़ गंडे करते हैं, नीलम ने कहा और फरखंदा गुस्सीली निगाहों से उसे देखने लगी। नीलम फिर बोली, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं बेगम साहिबा। हम जो नौकर होते हैं ना, बस समझ ले हम इंसान ही नहीं होते, हमें जानवर समझा जाता है और हम इस कदर मजबूर होते हैं कि हमें हर सूरत वक्त गुजारना ही होता है। थोड़े दिन पहले की बात है, बेगम साहिबा ने दीदार खाला से के साथ जाकर बाबर शाह से तावीज़ लिए थे। अच्छा, फिर? ये तावीज़ छोटे साहब को पिलाने थे। बेगम साहिबा चाहती थी कि छोटे साहब आपके खिलाफ हो जाए और आप देखिए, कहाँ तो वो आप पर जान छिड़कते थे और कहाँ उन्होंने आंखें फेर ली। फरखंदा हैरत से मुंह खोले नीलम की बातें सुन रही थी। नीलम बोल रही थी, आप हमें माफ़ कर देना, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। छोटे साहब को तावीज़ घोलकर पानी पिलाना हमारा ही काम था, जो बड़ी बेगम साहिबा ने हमारे सुपुर्द कर दिया था और सख्ती से कह दिया था कि नीलम, अगर तूने ये काम ना किया तो तुझे खड़े खड़े निकाल दूंगी। ना सिर्फ निकाल दूंगी, बल्कि तेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तुझे पुलिस के हवाले भी कर दूंगी। हम गरीब लोग बस अपनी इज्जत से डरते हैं। हमने खामोशी से वही किया जो उन्होंने कहा था और छोटे साहब ने आपसे आंखें बदल ली थी। फिर क्या हुआ नीलम? फरखंदा ने निढाल लहजे में पूछा।
बस जी सिलसिला जारी था। हम दूसरे तीसरे दिन दूध में छोटे साहब को इन तावीज़ों का पानी पिला दिया करते थे। आगे बोल, आगे बोल, फिर क्या हुआ? फरखंदा ने बेचैनी से कहा। फिर हम बता रहे थे ना कि आपकी वही छोटी बेगम साहिबा जो खूबसूरत सी है, वो आई थी। हाँ हाँ, तो तू क्या कह रही थी? वो तुझे मिली थी? हाँ, असल में बेगम साहिबा बात ये थी कि हम भी मुसीबत में गिरफ्तार थे, वरना शायद बड़ी बेगम से कभी गद्दारी ना करते। हमारे घर की छत खराब हो गई थी। अम्मा अब्बा मुसीबत से वक्त गुजार रहे थे। हमने बेगम साहिबा से 10,000 रुपये मांगे थे तो उन्होंने हमें टिक्का सा जवाब दे दिया था और कहा कि जो तनख्वाह मिलती है वही तेरे लिए काफ़ी है, जबकि तू इस काबिल भी नहीं है। कोई 10,000 नहीं मिलेंगे। हम क्या करते, सब्र करके खामोश हो गए थे। और फिर वो खूबसूरत बेगम हमसे मिली। उन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया कि हम मुसीबत में पड़े हैं। वो हमारे क्वार्टर में आई और उन्होंने हमें 15,000 रुपये दिए। उन्होंने हमसे पूछा कि आखिर मकबूल साहब की आंखें बदल लेने की वजह क्या है। बस हम जज्बाती थे, हमने बता दिया। हमें बात मालूम थी कि वो आपकी सहेली है और उन्होंने भी हमसे यही कहा था कि मेरी सहेली को इस तरह परेशान क्यों किया जाता है। हमने बता दिया कि पहले तो छोटे साहब छोटी बेगम से बहुत मोहब्बत करते थे। बाद में उन्हें जब बाबर शाह का तावीज़ पिलाया गया तो इनका दिमाग पलट गया और ये तावीज़ बड़ी बेगम साहिबा ने हासिल किया था और हमें हिदायत की थी कि हम उन्हें पिलाते रहें। तज़ीन ने तुम्हें 15,000 रुपये दिए थे? हाँ बेगम साहिबा, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। जैसी शक्ल खूबसूरत है ऐसा ही दिल भी खूबसूरत है। उन्होंने हमें ये पैसे दिए और कहा कि अब जो बाबर शाह के तावीज़ का बचा हुआ पानी है वो मकबूल अहमद को नहीं बल्कि एहसान अहमद को पिलाना है। और फरखंदा बेगम, 4 दिन से हम ये काम कर रहे हैं। अरे सदके बाबर शाह साहब के दिमाग बदल देने में तो इनका कोई जवाब नहीं। आप देख लो, आज एहसान अहमद साहब का रवैया ही बदला हुआ था। उन्होंने गर्म चाय बेगम पर फेंक दी, जबकि वो गर्म चाय तो क्या, फूल भी बड़ी बेगम पर फेंकते हुए डरते थे। फरखंदा का मुंह हैरत से खुला रह गया। अगर तज़ीन यहाँ आई दोबारा तो वो मुझसे क्यों नहीं मिली? वो परेशान लहजे में बोली, फिर इधर उधर देखने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि अजीज़ा बेगम मुझे देख ले। चलती हूँ, तुझसे बाद में बात करूँगी। नीलम सुन, अब अगर कभी तज़ीन आए तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे फ़ौरन उसकी खबर कर देना। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, नीलम ने कहा और फरखंदा तेज़ तेज़ कदमों से कोठी के अंदरूनी हिस्से की जानिब वापस चल पड़ी। दूसरी तरफ आमिर की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात कभी नहीं आए थे। थाने के लॉकअप में ज़मीन पर बैठा हुआ था। दिल चाह रहा था कि फूट फूट कर रोए। अगर रात भी यहाँ गुजारनी पड़ी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। घर वाले अलग परेशान होंगे, न जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते रहेंगे। घर वालों को इतला भी नहीं दे सकता था क्योंकि इससे मोबाइल भी छीन लिया गया था। पुलिस के रवैये के बारे में अखबारात में पढ़ा तो था, लेकिन इन लोगों से कभी वास्ता नहीं पढ़ा था। ये पहली बार था। एक दो बार इसने फिर दरख्वास्त की थी कि दानिश से रब्ता कायम करके इसके बारे में पूछ लिया जाए। अगर दानिश भी इसके चोर होने की तस्दीक कर दे तो फिर जो सलूक पुलिस इसके साथ करना चाहे उसे मंजूर होगा। ओए चुप होके बैठ जा, कर लेंगे तेरे दानिश से भी बात, बहुत से काम होते हैं हमें, उसे डांट दिया गया। इस वक्त इसका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो तज़ीन के बारे में भी सोच रहा था। दानिश इससे हर बात पर मशवरे कर लिया करता था। तज़ीन के बारे में इसने बहुत कुछ बताया था, लेकिन आमिर को बहुत सी बातों पर यकीन नहीं आया था। बस दोस्ती निभाने के लिए उसने दानिश को मशवरे दिए थे। इसी के मशवरे पर इसने फ्लैट में रिहाइश इख्तियार की। तज़ीन को ये सब कुछ मालूम हो चुका था, मगर सवाल ये पैदा होता है कि तज़ीन है क्या चीज़। ये बड़ी खौफनाक बात थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसे आमिर और दानिश के गठजोड़ के बारे में कैसे मालूम हुआ था। सज़ा भी उसने बड़े गज़ब की दे दी थी। आमिर दहल कर रह गया था। इसे एक एहसास और भी हुआ था कि पता नहीं दानिश ने इसका फ़ोन क्यों नहीं रिसीव किया था। बहरहाल आमिर बुरी तरह दहशतज़दा था और फिर न जाने इंचार्ज के दिल में क्या आई कि उसने लॉकअप में आमिर से मुलाकात की और बोला, हाँ भाई, क्या नंबर है तेरे दानिश का? फ़ोन नंबर तो याद होगा ना तुझे? जी सर, लिखवा मुझे। जी सर, आमिर ने कहा और दानिश का मोबाइल नंबर बता दिया। बात करते हैं, अगर वो तेरी ज़मानत देगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। जी आप कोशिश कर ले, आपकी मेहरबानी होगी इंचार्ज साहब, मैं शरीफ आदमी हूँ। तकदीर ने साथ दिया
तकदीर ने साथ दिया था या किसी की दुआ लग गई थी। इंचार्ज ने दानिश को फ़ोन किया और दानिश ने फ़ोन रिसीव भी कर लिया। क्या बात है, क्या बातचीत हुई, उसका आमिर को पता नहीं चल सका, लेकिन थोड़ी देर के बाद दानिश पुलिस ऑफिसर के साथ लॉकअप के रूम में के दरवाजे पर पहुंच गया। 2 संतरी भी पीछे थे। इंचार्ज के इशारे पर इनमें से एक ने जल्दी से आगे बढ़कर लॉकअप का दरवाज़ा खोला और इंचार्ज ने बड़ी शराफत से कहा, आ जाइए आमिर साहब, आइए सर, आप भी मेरे साथ मेरे ऑफिस में आ जाइए। इंचार्ज का रवैया ही बदल गया था। अब पता नहीं ये रवैया बदला कैसे था, लेकिन बहरहाल आमिर और दानिश इंचार्ज के साथ साथ इसके कमरे में दाखिल हो गए। बैठिए जनाब, आप तो बहुत बड़े लोग हैं दानिश साहब, मगर कसूर हमारा भी नहीं है। आपके फ्लैट के आसपास के लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया कि दानिश साहब के फ्लैट में कोई चोर घुसा है और हम मौका पर पहुंचे तो हमें आमिर साहब मिले और फ्लैट के अंदर अजीब से निशानात भी, सामान भी बंधा हुआ रखा था, जैसे कोई चोर इस सामान को चुरा कर ले जाना चाहता हो। दानिश हंसने लगा, फिर बोला, वो सामान क्या, पूरा फ्लैट ही मेरे दोस्त आमिर का है, मालिक है ये उस फ्लैट का। तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि मेरा दोस्त चोरी की नीयत से फ्लैट में घुसेगा। इसके इशारे पर तो मैं एक लम्हे के अंदर फ्लैट को आग लगा दूंगा। अरे नहीं साहब, आग से दूसरे लोग भी मुतासिर होंगे। थाना इंचार्ज ने मजाक किया, फिर बोला, फिर ठीक है, हमने कोई एफआईआर वगैरह तैयार नहीं की है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। माफ़ कीजिएगा आमिर साहब, कोई गुस्ताखी की गई हो तो नज़रअंदाज कर दीजिएगा, हम भी अपनी ड्यूटी के लिए मजबूर होते हैं। ये कहकर थाना इंचार्ज ने आमिर को उसका मोबाइल फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। ये आपका मोबाइल फ़ोन और ये आपकी मोटर बाइक की चाबी। उसने दोनों चीज़ें आमिर के हवाले की। दानिश आमिर का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। आमिर निढाल नजर आ रहा था। दानिश ने पूछा, आमिर मोटर बाइक चला सकोगे? हाँ चला लूँगा, तो ब्लू मून आ जाओ। दानिश, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ, घर वाले वहशत का शिकार होंगे। फ़ोन कर दो यार कि तुम कहीं मसरूफ़ हो। खुदा का शुक्र है कि थाना इंचार्ज ने मुझे फ़ोन कर लिया, वरना पता नहीं रात भर तुम्हें यहाँ रहना पड़ता। फ़ोन कर दो मेरे दोस्त, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। आमिर ने घर फ़ोन करके कोई बहाना किया और थोड़ी देर के बाद वो दोनों होटल ब्लू मून में अपनी मखसूस मेज़ पर बैठे हुए थे। आमिर के चेहरे पर शदीद अफसरदगी नज़र आ रही थी। कोई बदतमीज़ी की आमिर, थाने वालों ने तुम्हारे साथ? दानिश ने पूछा। आमिर ने निगाहें उठाकर इसे देखा, फिर बोला, मुझे एक चोर की हैसियत से पकड़ा गया था। जाहिर है इसके बाद वो जो कुछ ना करते कम था, लेकिन अभी उन्होंने मारपीट नहीं शुरू की थी। खुदा का शुक्र है। बहरहाल इस हादसे में मैं तुमसे हमेशा शर्मिंदा रहूँगा। हुआ क्या था? आमिर ने पूरी तफसील दानिश के कोशगुजार कर दी। दोनों कागज़ों के बारे में उसे बताया और दानिश ने गर्दन झुका ली। अब तुम्हें मेरी कैफियत का अंदाज़ा हो गया होगा। हाँ, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा भी कोई अमल हो सकता है। वैसे दानिश, तुमने आज तक मुझे भाभी से मिलाया नहीं, इसकी मुझे बहुत शिकायत है। शादी की तो खैर बात छोड़ो, इस वक्त तो मैं इस काबिल ही नहीं था। तल्ख ना हो मेरे दोस्त, सारी तफसील तुम्हारे इल्म में है और इसके बावजूद तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। मैं तज़ीन से तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। बल्कि कल ही ये प्रोग्राम रखते हैं, तुम शाम की चाय मेरे घर पर आकर पीना। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर आमिर ने इजाज़त तलब कर ली और दानिश इसकी मोटर बाइक के पीछे पीछे इसे इसके घर तक छोड़ने आया, फिर अपनी कार में वापस अपने घर की जानिब चल पड़ा। दूसरे दिन आमिर मुकर्ररा वक्त पर दानिश की रिहाइशगाह पर पहुंच गया। इधर दानिश ने तज़ीन से ख़ास तौर पर कहा था कि मेरा दोस्त आमिर तुमसे मिलने आ रहा है, इसका ज़रा अच्छा इस्तकबाल करना और जो कुछ तुम इसके साथ कर चुकी हो इसे दोहराने की कोशिश न करना। जवाब में तज़ीन मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, दानिश, तुमने एक अक्लमंदी का काम किया है कि मेरे अहम राज इसे नहीं बताए, वरना शायद तुम काबिल माफ़ी ना होते। मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया है कि हर राज का एक मकाम होता है और इसे वक्त ही पर अफशा किया जाता है, ऐसे नहीं। दानिश ने कोई जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इसकी वही कैफियत हुई थी जो ऐसे मौक़ों पर हो जाती थी, यानी आवाज़ बंद हो जाती थी और दिमाग मुंतशिर हो जाता था। अब देखिए आमिर की
आमिर की मुलाकात इसके घर पर कैसी रहती है, आमिर बस आने ही वाला है, इसके आगे स्टोरी में क्या होता है, ये जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली किस्त में।